सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं पढ़ाने आपको केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय बिलियन, और आज हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम से संबंधित ग्राफ के बारे में। और ग्राफ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमने सीखा था कि किस तरीके से जो है बिलियन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बिलियन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये हमने व्युत्पत्ति कर रखी थी, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हमने कल व्युत्पत्ति कर रखी हुई थी। अब इससे संबंधित हमें ग्राफ के बारे में जानना है। राउल्ट का नियम, यानी कि हमारी आज की रीडिंग होगी राउल्ट के नियम से संबंधित ग्राफ। इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आज अपनी ये वीडियो डेडिकेटेड करने वाला हूँ हमारे अजीज मित्र, हमारे साथ जब हम स्टार्टिंग दौर पर थे, स्ट्रगलिंग दौर पर थे, तो उन्होंने मेरा साथ दिया था। हालांकि वो मुझसे काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं, और वो वीडियो देख भी रहे होंगे। मैं आपको सर ये वीडियो जो है समर्पित करना चाहता हूँ, डेडिकेट करना चाहता हूँ कि काश जो मुझे रियलाइज़ होता है, जो मतलब वास्तविक मेरे दिल में रियलाइज़ होता है। हाँ, अलग बात है आज हमारे और आपके जो है अलग अलग मतलब प्लेटफॉर्म हो गए हैं। आप जो है किसी कारणवश जो है दूर चले गए थे। हालांकि मुझे यकीन है कि आपकी फिर से इच्छा है कादीपुर आने की, कादीपुर पढ़ाने की, और अब अगर आप कादीपुर आएंगे वापस तो फिर से हम सब साथ साथ होंगे। फिलहाल अभी आप चले गए थे कोड़ेभार में किसी स्कूल में टीचर्स के रूप में, वहाँ पे आपने अपना कैरियर का चुनाव किया। लेकिन अगर संभव हो सका तो हम वापस आएंगे। और मैं बाकी लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरा स्टार्टिंग दौर था, जब मेरा स्ट्रगलिंग दौर था, तो मेरे ही साथ मुझे सपोर्ट करते हुए मेरे साथ खड़े थे मिस्टर अरविंद सिंह, जो फिजिक्स के टीचर हैं और पहले RRIC में पढ़ाते थे, रणवीर राजकुमार इंटर कॉलेज में पढ़ाया करते थे। और उस स्टार्टिंग दौर में हमने और सर ने करीब 2 से 3 वर्षों का साथ निभाया। और सरप्राइज आज जहाँ पे भी पहुँचा है, इसमें आपका भी योगदान बहुत है सर। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस कैसा था हमारा और आपका, जब हम केमिस्ट्री और आप फिजिक्स पढ़ाया करते थे साथ में। और काफ़ी बच्चे हमसे जो है हमसे और आपसे पढ़ा करते थे। अच्छा है, मेरी तरफ से तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और बाकी बच्चे जो अरविंद सर को जानते हों, ऐसे लोग जो अरविंद सर को जानते हों या उनसे पढ़े हों, RRIC में पढ़ चुके हों, वे अरविंद सर के बारे में जो है एक्सपीरियंस शेयर करें कि वो अरविंद सर के बारे में आप 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे। तो ये वीडियो है डेडिकेट अरविंद सर के लिए। खैर, अब हम आ जाते हैं अपने राउल्ट के नियम से संबंधित ग्राफ के बारे में। और ये ग्राफ हमारा जो होने वाला है, ये होगा दो घटकों से बने बिलियन के बारे में। यानी कौन सा हो रहा है हमारा कि 2 घटकों से बने बिलियन के बारे में। अब अगर 2 घटक होगा तो एक घटक हमारा क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा, और एक घटक हमारा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। विलायक जो पूर्णतः क्या होगा, द्रव होगा, यानी कि वाष्प दाब उत्पन्न करेगा ही करेगा। विलय में 2 संभावनाएं हैं, विलय में 2 संभावनाएं हैं। या तो वो पूर्ण मतलब कि वाष्प दाब क्रिएट करे, पहली कंडीशन है उसके लिए, और दूसरी कंडीशन है कि या तो वाष्प दाब क्रिएट ना करे। यह मैंने कल भी चर्चा कर रखा हुआ है। तो एक यानी कि हमारे पास राउल्ट के नियम से संबंधित ग्राफ बनाने के 2 ग्राफ हमारे क्रिएट होंगे, जिसमें से एक विलेय द्वारा भी वाष्प दाब उत्पन्न हुआ हो और दूसरा है विलेय के द्वारा वाष्प दाब उत्पन्न ना हुआ हो। ये बहुत ही क्रिटिकल है, कई बच्चों को ये ग्राफ समझ में नहीं आता जब वो बुक उठाते हैं तो, लेकिन बहुत ही ईजी ग्राफ है। यानी अगर आपने राउल्ट का नियम अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आप जो है बेहतरीन तरीके से ये ग्राफ एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं कि भाई ग्राफ प्रदर्शित करिए वाष्प दाब का।
तो चलिए पहली कंडीशन है हमारा कि वाष्प दाब दोनों घटकों द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब के लिए ग्राफ। तो पहला कंडीशन हमारा बना उसके लिए कि दोनों घटकों द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब के लिए ग्राफ। मान लेते हैं कि पहला घटक हमारा कौन है, 1 है, दूसरा घटक हमारा 2 है, जिसकी वजह से या फिर हम कहें कि विलेय, यहाँ पे हम लिखेंगे कि विलेय के द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि भाई विलेय के द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब को हम पी विलेय से प्रदर्शित कर रहे हैं, तथा मोल प्रभाज, इसके मोल प्रभाज को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, यक्स विलेय से प्रदर्शित कर रहे हैं, यक्स विलेय से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार जो विलायक है हमारा, तो विलायक के द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब को पी विलायक से हम प्रदर्शित करेंगे, तथा मूल प्रभाज को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यक्स विलायक से। ये बातें हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने तो शॉर्ट में लिखा है, लेकिन जब आप बच्चे नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें बढ़िया से एक्सप्लेन करिएगा, जिस प्रकार से बुकों में एक्सप्लेन किया जाता है, या जिस प्रकार से जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो हम नोट्स बनाते हैं, उसके हिसाब से जो है आप करिएगा। जो है फिलहाल मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मोटिव समझ में आ गया तो आप जो है बहुत ही बेहतर तरीके से जो है इसे अपने तरीके से लिख पाएंगे। तो हमने क्या किया कि विलेय का वाष्प दाब पी विलेय ले लिया और मूल प्रभाज यक्स विलेय ले लिया। इसी तरीके से विलायक का वाष्प दाब पी विलायक ले लिया और मूल प्रभाज हमने क्या ले लिया, यक्स विलायक ले लिया। अब हम राउल्ट का नियम जो लगाते थे कि भाई जो टोटल वाष्प दाब होगा यानी कुल वाष्प दाब होगा, वो पी विलेय के वाष्प दाब यानी विलेय के द्वारा उत्पन्न आंशिक वाष्प दाब और विलायक के द्वारा उत्पन्न आंशिक वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा, है कि नहीं। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि हम जानते हैं कि जो राउल्ट के नियम से पहले भी हमने पढ़ रहा है कि भाई डाल्टन के आंशिक दाब के नियम या फिर जो पी विलेय होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है यक्स किसके, पी विलेय। कैसे हम निकालते थे, पी विलेय इज प्रोपोर्शनल टू विलेय क्या, मूल प्रभाज। जो प्रोपोर्शनल टू हटता था तो पी विलेय अगर केवल विलायक विलेय ही विलेय होता तो उसके द्वारा जो वाष्प दाब उत्पन्न होता वो पी विलेय नॉट या फिर पी विलेय ओ इंटू यक्स विलेय रख सकते थे। इसी प्रकार से पी विलायक को हम पी विलायक नॉट और यक्स विलायक और क्या लिख सकते थे, यक्स विलायक। तो क्यों ना इन दोनों को जो है हम यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पी नॉट विलायक विलेय इंटू यक्स विलेय और प्लस दूसरा आ जाएगा पी नॉट विलायक इंटू यक्स विलायक। अब ये अगर हमारा ये कंडीशन क्रिएट हो चुका है, तब हम जो है अब ग्राफ की बात हम करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ पे हम लेना चाहेंगे कि भाई फिर से लिख देते हैं पी कुल जो हो जाएगा वो पी नॉट विलेय इंटू यक्स विलेय प्लस पी नॉट विलायक इंटू यक्स विलायक। यहाँ पे हमने रख दिया। तो अब हम कहेंगे कि भाई अब हम जो है यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं, इसे आप समझिए अच्छे से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ये क्रिएट करते हैं और एक ये क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं एक ग्राफ जिसमें हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट है और ये भी 0 को प्रदर्शित करता है और ये भी 0 को प्रदर्शित करता है। ये हमारा है क्या, ये है हमारा वाष्प दाब। ये क्या है, वाष्प दाब, या फिर हम इसे क्या मान लेते हैं, मूल प्रभाज मान लेते हैं। ये वाली जो लाइन है हमारी क्या है, मूल प्रभाज। और इस वाले लाइन को हम मानते हैं, ये जो ग्राफ गया है ये है हमारा जो है वाष्प दाब। क्या है, देखिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वाष्प दाब लिखने की। इसी तरीके से हम जो है वाष्प,
तो ये हमारा है वाष्प दाब। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग जीरो है, हो सकता है यहाँ यक्स विलायक क्या हो, शून्य हो, यहाँ पे विलायक का क्या हो, शून्य हो, विलायक का जो मोल प्रभाव होगा वो शून्य हो। तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि दो ही घटक हैं, तो विलेय का मोल प्रभाव और विलायक का मोल प्रभाव दोनों का योगफल क्या होता है, एक होता है। तो विलेय का मोल प्रभाव क्या आ जाएगा, विलेय का मोल प्रभाव आ जाएगा एक। अगर विलायक का मोल प्रभाव शून्य हो जाए, यानी विलायक उस विलयन में है ही नहीं, तो बचेगा कौन, विलेय का मोल प्रभाव। जो विलेय का मोल प्रभाव अगर बचेगा तो विलेय का मूल प्रभाव के अकॉर्डिंग, यानी केवल विलेय के रहते ही जो वाष्प दाब होगा वो यहाँ पे मान लेते हैं कौन होगा, पी विलेय होगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अब ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी विलेय, पी विलेय यानी कि नॉट, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें केवल विलेय है, तो उसके द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब मान लेते हैं ये है, जिसमें विलायक का मूल प्रभाव कितना है, शून्य है। इसी तरीके से जो ये जीरो प्रदर्शित कर रहा है, अगर यहाँ पे विलेय का मूल प्रभाव शून्य हो जाए, विलेय का मूल प्रभाव शून्य हो जाए, तो बचेगा कौन, विलायक का मूल प्रभाव, कौन बचेगा। यानी कि ये वाला वाष्प दाब विलेय का वाष्प दाब प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला वाष्प दाब जो है विलायक का वाष्प दाब प्रदर्शित कर रहा है। और अगर विलेय है ही नहीं तो बचेगा कौन, विलायक। और विलायक ही के रहने पर जो वाष्प दाब बनेगा वो क्या बनेगा, वो किसका वाष्प दाब बनेगा, वो विलायक का वाष्प दाब बनेगा। वो किसका वाष्प दाब बनेगा, वो विलायक का। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, क्या है, विलायक का प्रारंभिक वाष्प दाब। अब सवाल उठता है कि जैसे विलेय का, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे समय के साथ, यानी मोल प्रभाव, तो वैसे वैसे हमारा जो विलायक का मोल प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा कि कहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक, जीरो तक। और जो विलेय का वाष्प दाब है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और एक समय आ जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, शून्य। किस कंडीशन में, जब विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाव जो है जीरो से बढ़ते 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 एक तक पहुंचेंगे, और विलेय का मूल प्रभाव एक से घटते 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 कहाँ तक पहुंचेगा, विलेय के मूल प्रभाव तक पहुंचेगा। तो यानी कि यहाँ से हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो विलायक का वाष्प दाब है वो शून्य से कहाँ तक पहुंचेगा, हाई तक पहुंचेगा, और जो विलेय का वाष्प दाब है वो हाई से कहाँ तक पहुंचेगा, लो तक पहुंचेगा। अब सवाल उठता है, ये तो हो गई हमारी, देखिए कंडीशन विलेय के वाष्प दाब के गिरने की और विलायक के वाष्प दाब के बढ़ने की। अब हमें क्या चाहिए, कुल वाष्प दाब चाहिए। कुल वाष्प दाब अगर मैं इस कंडीशन में पूछूं कि भाई जो पी कुल होगा वो कहाँ होगा, जो पी कुल होगा यानी कि टोटल वाष्प दाब होगा वो पी विलेय के वाष्प दाब और पी विलायक के वाष्प दाब के योगफल, यानी कहाँ होगा, वो पी जीरो विलेय के ही बराबर होगा। यानी इस कंडीशन पर क्या होगा, पी कुल होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कुल वाष्प दाब कितना होगा, तो यहाँ पे तो पी विलायक का वाष्प दाब है लेकिन पी विलेय का वाष्प दाब जीरो है, तो इसके भी बराबर होगा पी विलायक के वाष्प दाब। यानी जो पी कुल है वो इस कंडीशन पर भी है, इस कंडीशन पर भी है। और अगर इसको मिलाते हुए ग्राफ क्रिएट कर दे हम, तो समय के साथ जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम विलेय के मूल विलायक के मूल प्रभाव जैसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे तो वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा, विलेय का वाष्प दाब घटता जाएगा। उस कंडीशन पे ये जहां पे भी काटेगा, मान लेते हैं इस कंडीशन पर है तो यहाँ पर वाष्प दाब विलायक का है, यहाँ पर वाष्प दाब विलेय का है, और वैल्यू आएगी हमारी जो है कुल वाष्प दाब की। तो इस तरीके से हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। ये था अपना जो है ग्राफ, किसके लिए, जब अपना पहला कंडीशन था, ये पहला कंडीशन हमने बताया था कि जब हमारा जो है कौन से ग्राफ के लिए, कि विलेय के भी द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब हो और विलायक के द्वारा भी उत्पन्न वाष्प दाब हो, तो उस कंडीशन में ये पहला ग्राफ होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ग्राफ यानी दूसरी तरफ बढ़ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ऐसे कंडीशन में अगर दूसरा कंडीशन आता है कि यदि हमारा क्या हुआ कि अवाष्पशील विलेय होने पर, मैंने बताया विलेय होने पर, अवाष्पशील विलेय होने पर क्या होता है कि मोल प्रभाव तो होगा, मोल प्रभाव विलेय का मोल प्रभाव, विलेय का
मोल प्रभाज तो होगा, क्योंकि विलेय का तो कुछ ना कुछ घटक कण है ही, तो वो तो यक्स विलेय होगा ही होगा। किंतु किंतु विलेय का वाष्प दाब, विलेय का जो आंशिक वाष्प दाब है, जो विलेय का जो वाष्प दाब, उसके द्वारा तो आंशिक वाष्प दाब नहीं, वास्तविक विलेय का वास्तविक वाष्प दाब जो होगा, यानी जो पी नॉट वाष्प दाब होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। इस स्थिति में हम आगे विलायक तो है ही, विलायक का तो वाष्प दाब अपना होगा ही। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, वही पी कुल जो होगा अपना, वो क्या होगा, पी विलेय के बराबर होगा और विलायक के बराबर होगा। पी किसके बराबर होगा, विलेय के बराबर होगा, विलेय और विलायक के योगफल के बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर हम पी विलेय की बात करें तो उससे हम लिख सकते हैं पी नॉट विलेय इंटू यक्स विलेय, लिख सकते हैं, हाँ, या पी ओ विलेय या पी जीरो विलेय, जो भी आप कहें। और पी विलायक को हम लिख सकते हैं पी नॉट विलायक इंटू यक्स विलायक, ये भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पी नॉट, चूंकि पी नॉट विलेय ये क्या है, पी नॉट विलेय इक्वल टू 0 है, तो इस स्थिति में पी विलेय भी क्या हो जाएगा, पी विलेय भी 0 हो जाएगा। और उस स्थिति में जो पी कुल होगा यानी टोटल वाष्प दाब होगा, वो केवल किसके बराबर होगा, 0 प्लस पी नॉट विलायक इंटू यक्स विलायक, यानी वो किसके बराबर होगा, विलायक के वास्तविक वाष्प दाब और विलायक के मूल प्रभाज के योगफल के बराबर होगा। इस स्थिति में जो पी कुल आएगा, इसको तो हम क्या कहते हैं, पी विलायक कहते हैं, यानी पी कुल जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी विलायक के बराबर होगा। तो ये आता है हमारा। अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं, चलिए वही सेम टू सेम ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि अगर हमारा यहाँ पे यक्स विलेय अगर शून्य हो जाए, यक्स विलेय अगर हमारा शून्य हो जाए तो यक्स विलायक कितना होगा, यक्स विलायक कितना होगा, 1 होगा। अब अगर यक्स विलायक हमारा 1 होगा तो उस स्थिति में जो हमारा पी नॉट विलायक होगा वो कितना होगा, हाई होगा, है कि नहीं। अब इस स्थिति में अगर यहाँ पे ले लें कि यक्स, अगर हमारा यक्स विलेय 1 हो जाए, कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो यक्स विलायक कितना होगा, विलायक कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। अब यक्स विलेय का भी 1 होने पर 1 तब भी हो जाए, तब भी जो अपना वाष्प दाब होगा, यानी विलायक का वाष्प दाब वहां तो 0 ही होगा, यानी इसी पॉइंट पर। अब जैसे यहाँ इस पॉइंट पर तो पी नॉट विलेय है, ये तो हमें समझ में आ ही जाए, क्योंकि वो तो 0 होगा, क्योंकि विलेय तो है ही नहीं। लेकिन अगर विलेय हो भी जाए और विलायक शून्य हो जाए, तो पहला कंडीशन ये तो पी नॉट विलायक होगा, ये तो बात हमें समझ में आ रही है। लेकिन यही पॉइंट और भी क्या होगा, पी नॉट विलेय ही होगा। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा, क्योंकि विलेय जो है अवाष्पशील है, उसके द्वारा तो वाष्प दाब उत्पन्न किया ही नहीं जा सकता, यानी उस स्थिति में भी उसका जो विलायक क्या होगा, शून्य होगा। अब इस स्थिति में जब हम इसे मिलाएंगे यहाँ कि भाई अब समय के साथ साथ जैसे हम यक्स विलायक के मूलों प्रभाज की संख्या घटाएंगे और विलेय के मूल प्रभाज की संख्या धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो पी विलायक धीरे धीरे घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब वो शून्य हो जाएगा। लेकिन विलेय पी ओ विलेय वो हर एक कंडीशन पर कैसा होगा, 0 ही होगा। यानी ये जो कंडीशन है ये वास्तव में पी विलेय का है, जो कि शून्य ही प्रदर्शित करेगा। इस स्थिति में पी कुल कितना होगा, इस स्थिति में पी कुल किसके बराबर रहेगा, पी विलायक के ही बराबर रहेगा। और ये है थी हमारी जो है दूसरे नंबर की ग्राफ, यानी दूसरे अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट के नियम के आधार पर ग्राफ हमने क्रिएट कर दिया। ये 2 ग्राफ हैं, 2 ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे जो है विशेष रूप से ध्यान दे लेते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा जो है राउल्ट के नियम की सीमाएं। चलिए ये फटाफट देख के अपनी क्लास हम यहीं आज ओवर करेंगे। राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो राउल्ट का नियम क्या है, सबसे पहला है राउल्ट का नियम कि यह जो है राउल्ट का नियम कैसे विलेय पर जो है निर्भर करता है। राउल्ट का नियम वैद्युत
ऐसे नियम, ऐसे विलेय पर लागू नहीं होता जिनमें वियोजन अथवा संगुणन का गुण पाया जाता हो। ये राउल्ट के नियम की सीमाएं भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, पाया जाता। तो सबसे नंबर हमने पहले बताया कि ऐसे विलेय पर लागू नहीं होगा जो विलयन में वियोजित हो जाए मतलब आयनित हो जाए, टूट जाए, अलग अलग हो जाए, एक अणु 2 अणुओं में टूट जाए, जैसे मतलब कि वियोजन ना हो रहा हो तो उन पर लागू नहीं होता, ये ध्यान देंगे, उन पर लागू नहीं होता। उन पर भी लागू नहीं होता जो संगुणित हो जाए। संगुणित होने का मतलब ऐसे जो विलयन में जाते ही 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़ के एक बड़े अणु का निर्माण कर ले, अगर ऐसा कर ले रहे हैं तो उन पर भी लागू नहीं होगा, जिसे हमें अणु संख्या गुणधर्म के बाद पढ़ना ही पढ़ना है, वियोजन और संगुणित करने वाले अणुओं के अध्ययन के बारे में, तब कैसे राउल्ट का नियम फॉलो होगा, ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। दूसरा, राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है? नियम तनु विलायकों पर लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन पर लागू होने का तात्पर्य क्या है कि चलिए देख लेते हैं। अब तक हमने जाना, यानी कि राउल्ट के नियम से अब अगर राउल्ट का नियम कहता है कि ये जो है तनु विलयनों पर ही लागू होगा, तो तनु विलयन पर लागू होने से हमारा क्या तात्पर्य? राउल्ट के नियम से हमने क्या देखा कि PO माइनस PS अपान PO, चाहे P0 कहिए चाहे P0 कहिए, इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल N। अब तनु विलयन किस स्थिति में? तनु विलयन की स्थिति में। तनु विलयन किसे कहते हैं? जहां पे विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो और विलेय की मात्रा अल्प हो, तो अति तनु विलयन। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि अति तनु विलयन। अगर ये अति तनु विलयन हो जाए तो वहां पे विलेय के मूलों की संख्या इज लेस देन हो जाएगा, लेस देन विलायक के मूलों की संख्या। यानी कि विलेय के मूलों की संख्या विलायक के मूलों की संख्या के सापेक्ष कैसा है? नगण्य है, छोटा है। मतलब जैसे कि अगर n हमारा जो है 1 है और स्मॉल n हमारा 0.001 हो जाएगा, तो n प्लस स्मॉल n को हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू 0.001, और इसे हम लिख सकते हैं n प्लस n इक्वल टू 1, लगभग इतना ही है। और ये 1 ही क्या है? कैपिटल N है। बात आप समझ में आ रहा है? यानी अर्थात हम n प्लस स्मॉल n को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल N लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे PO माइनस PS अपान PO बराबर हो जाएगा n अपान कैपिटल N। ये किसके लिए हो जाएगा? तनु विलयनों के लिए हो जाएगा इस स्थिति में। और हम यहाँ पे इसे एक और चीज लिख सकते हैं कि PO माइनस PS अपान PO बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m बटा कैपिटल W अपान कैपिटल M। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अगर किसी प्रश्न में तनु विलयन से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है तो राउल्ट के नियम में हम ये फार्मूले का यूज करेंगे और प्रश्न हल करेंगे। लेकिन विशेष तौर पर मैं बता दूं कि मतलब इस फार्मूले का यूज नहीं करना है, इसी फार्मूले का यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे अधिकांश क्वेश्चन जो है तनु विलयनों के आधार पर नहीं पूछे जाते, कि अगर तनु विलयन का शब्द उपयोग हुआ हो तभी हम इसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो अन्यथा उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे। और आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, KN शर्मा, P बहादुर, NCERT टाइप में क्वेश्चन जो भी हैं वो अधिकांश इसी बेस पर आधारित है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि PO माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल N। ठीक है। अब तीसरा नियम अगर हम बात करें कि राउल्ट के नियम, तो ये तीसरी सीमा हम अब यहाँ पे ले रहे हैं। राउल्ट के नियम की तीसरी सीमा जो कि न्यूमेरिकल टिप्स भी है, न्यूमेरिकल
टिप्स भी है, यानी जितने बच्चे आप लोग देख रहे होंगे इसे न्यूमेरिकल टिप्स भी मानेंगे। इसी की सहायता से हमारे फार्मूले जो है यूज किए जाएंगे। तो हमारा ये तीसरी सीमा क्या है कि तीसरी सीमा क्या है कि वाष्पशील विलय के लिए इस फार्मूले के बजाय, इस सूत्र के बजाय निम्न सूत्र, यानी जो सबसे नीचे अभी एक्सप्लेन होगा, निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। कौन से सूत्र का, यानी कौन सा राउल्ट का नियम है, पीओ माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, है तो सही, लेकिन चूंकि हमारा जब यन हमारा क्या आ जाएगा, पीओ माइनस पी एस अपान पीओ बराबर यन की जगह डब्ल्यू अपान एम और डब्ल्यू अपान एम और प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, ये रख सकते हैं। अब आप स्वयं विचार करिए कि पीओ दिया है, पीएस दिया है, पीओ दिया है, डब्ल्यू दिया है, यम पूछ रहा है, डब्ल्यू दिया है, यम पूछ रहा है, प्लस डब्ल्यू दिया है, यम दिया है, जल के लिए तो यम 18 हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, मतलब हम इसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना इसे आसान बना दिया जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वाष्प के लिए इस सूत्र के बजाय निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं कि क्यों ना इसको आसान बना दिया जाए। आसान कैसे बनाया जाएगा, चलिए करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम का नियम लगा देते हैं, यानी अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। तो पीओ माइनस पी एस नीचे आ गया, यन ऊपर आ गया, यन प्लस कैपिटल एन और स्मॉल एन यहाँ पे नीचे आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पीओ माइनस पी एस और इसे हम लिख सकते हैं यन के बटे में यन प्लस कैपिटल एन के बटे में स्मॉल एन। यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पीओ माइनस पी एस बराबर 1 प्लस यन अपान स्मॉल एन। अगर 1 को मैं उधर भेज दूं तो पीओ माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यन अपान स्मॉल यन हो जाएगा। यानी पीओ माइनस पीओ प्लस पी एस अपान पीओ माइनस पी एस बराबर यन अपान स्मॉल एन, यानी पीओ कैंसिल, यानी यहाँ पे आ गया हमारा पी एस अपान पीओ माइनस पी एस बराबर कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। और फिर से नियम लगाएंगे कि इसको क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, अंश को हर में, हर को अंश में। तो पीओ माइनस पी एस अपान पी एस बराबर स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, ये हमारा हो गया फार्मूला। या फिर अगर हमारा डब्ल्यू और एम से अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है तो पीओ माइनस पी एस अपान पी एस बराबर डब्ल्यू अपान एम बटा कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एन, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। यानी कि ये वही है जो ये है, इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई है, यहीं से हमने सत्यापित किया। बस अंतर क्या है कि ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है पीओ माइनस पी एस अपान पीओ, लेकिन ये वो नहीं है। मतलब यहाँ पे हम जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब कोई हमसे राउल्ट का नियम पूछेगा तो हम वही बताएंगे, पीओ माइनस पी एस अपान पीओ इक्वल टू यन अपान यन प्लस कैपिटल एन, ये हम बताएंगे। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो राउल्ट के नियम का ये फार्मूला हम यूज करेंगे, पीओ माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम अपान कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एन। ये यूज करने से हमारा न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करिए। अब हम भी जो है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।